प्रिय साथियों, आज हम शुरू करेंगे पार्ट तीसरा, जिसमें तत्वों का जो वर्गीकरण हम कर रहे थे। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो अगला प्रयास किया गया वो न्यूलैंड ने किया, और न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने ये नियम सन 1863 में दिया था। ये ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, इनका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड है। इन्होंने ऐसे तत्व जिनके गुण समान होते हैं, ऐसे तत्वों को इन्होंने समूहबद्ध या वर्ग वाइज या ग्रुप वाइज करने का प्रयास किया, और ये ऐसा पहला प्रयास था जब किसी ने तत्वों को समूहबद्ध करना चाहा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है क्या? न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो संगीत के सुरों पर आधारित है। संगीत के जिस तरह से 7 सुर होते हैं और 7 सुर के बाद 8वें सुर की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। जैसे हम कहते हैं सा रे ग मा पा धा नी और सा, तो सा से शुरू होता है और सा पे ख़त्म होता है। इसका मतलब ये है कि जो पहला स्वर होता है या पहला सुर जो है ये रिपीट होता है, ये रिपीट हो रहा है। तो कुछ यही प्रयास इनका था। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया। जिस तरह से आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 1 है, लिथियम का परमाणु भार 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरान का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23। तो ये जो तत्वों को आप देख रहे हो, ये तत्व जो है ये परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाए, और परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाने के बाद ये देखा गया कि हम किसी भी अगर तत्व से शुरू करें, किसी भी तत्व से, जैसे लिथियम से शुरू करें, तो संगीत के जो स्वर हैं अगर इनको इनमें बिठाएं तो ये सा रे ग मा पा धा नी सा, तो ये कहाँ से शुरू होता था? सा से, और सा पे जाके रुक गया। मतलब ये 8वां जो स्वर है ये पहले स्वर के जैसा है। वैसे ही यहाँ शुरुआत हमने सा से की और यहाँ पे आप सा पे आके रुक गए। इसका मतलब लिथियम के गुण सोडियम से मिलते हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ पे आएगा सा, इसका मतलब सोडियम के गुण जो है वो पोटेशियम से मिलते हैं। मतलब इन तीनों के गुणों में समानता है। तीनों के गुणों में समानता है, इसका मतलब है कि तीनों जो तत्व हैं उनको एक ही समूह में उन्होंने रख दिया। कहा था हमने, समूहबद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि इन तीनों के जो गुण हैं, तीनों के गुणों में समानता है। किसके किसके गुणों में? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मान लीजिए आपने बोरान से शुरू किया, तो सा रे ग म प ध नी सा, इसका मतलब बोरान के गुण जो है वो एल्यूमिनियम से मिलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, तत्वों को जो आवर्त सारणी जो हम बनाने वाले हैं, जो बन रही है, जिसकी शुरुआत हुई है, तो इन्होंने क्या किया था, जो तत्व हैं उन तत्वों को इन्होंने समूहबद्ध किया। और समूहबद्ध कैसे किया कि जिनके गुण समान हैं ऐसे तत्वों को इन्होंने एक ही वर्ग में रखा, एक ही समूह में रखा, एक ही ग्रुप में रखा। इनका ये प्रयास था। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका जो परिभाषित हम करेंगे इसको, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो तत्व हैं इन तत्वों को अगर परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो 8वां तत्व है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था तो 8वां तत्व ये था, तो 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे संगीत के सुरों में होता है। 8वां जो स्वर आता है वो पुनः दोहराते हैं पहले के जैसा। तो उसी प्रकार जो 8वां तत्व आता है उसके गुण पहले तत्व के गुण के जैसे होंगे। तो इस तरह से न्यूलैंड का ये अष्टक नियम था। इन्होंने तत्वों को बहुत अच्छे से समूहबद्ध करने का प्रयास किया। तो हमने ये देखा कि जो सोडियम है, सोडियम ये 8वां तत्व है लिथियम का। लिथियम से जाते हैं तो सोडियम 8वां आता है। उसी प्रकार पोटेशियम सोडियम से जाते हैं तो 8वां आता है।
तो ये सोडियम लिथियम से 8वां तत्व है और पोटेशियम सोडियम से 8वां तत्व है। तो कहने का मतलब है इन तीनों के गुणों में समानता है। जब तीनों के गुणों में समानता है तो तीनों तत्वों को क्या किया, एक ही समूह में रख दिया, एक ही वर्ग में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देखोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों के गुणों में भी समानता है, तो इन तीनों को भी एक ही समूह में रख दिया। तो इनका प्रयास क्या था, इन्होंने तत्व जो है उन तत्वों को समूहबद्ध करने का अच्छा प्रयास किया। अब बात आती है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या क्या अच्छाइयाँ है या क्या क्या लाभ है, ऐसा कह सकते हैं। लाभ क्या है, लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि इन्होंने या ऐसा कोई वैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार तत्वों को समूहबद्ध करने का प्रयास किया। तत्वों को समूहबद्ध करने का प्रयास किया और साथ में तत्व जो समूहबद्ध किए हैं ये एक तरह से आवर्तिता दिखा रहे हैं। आवर्तिता या इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। आवर्तिता का मतलब क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ से आप जा रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः समान गुणों वाला तत्व मिल रहा है, तो ये इनके गुण समान है। या फिर अगर क्रमिक परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या तो गुण में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है या तो गुण क्रम से घट रहे हैं, या कोई ऐसे गुण हैं जो क्रम से बढ़ रहे हैं, यानी इस तरह से हम दिखा रहे हैं, इसको हम कह रहे घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी आपको कहना है। तो कहने का मतलब है कि ये आवर्तिता को दिखाया, आवर्तिता। तो ये बहुत अच्छी बात है, पीरियोडिसिटी को इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया। तो समूहबद्ध किया, तत्वों की आवर्तिता को दिखाने का प्रयास किया, ये इनका एक अच्छा प्रयास था। लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई। क्या कमी पाई गई, क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसा बताया था तब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब अक्रिय गैसें होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था तब अक्रिय गैसें नहीं थी, लेकिन बाद में अक्रिय गैसें आई। और अक्रिय गैसें अगर आप देखेंगे तो हीलियम जो है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में है, तो हीलियम यहाँ आएगा हाइड्रोजन के बाद। नियॉन कहाँ आएगा, नियॉन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये 20 है, तो ये आएगा फ्लोरीन के बाद, यहाँ आएगा। अब यहाँ पे आपने इनको रख दिया, वैसे आर्गन भी आएगा यहाँ पर। लेकिन जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्रिय गैसों की जब खोज हुई और फिर जब ये नियम लगाना चाहा तो सा रे ग म प ध नि सा, ये आ रहा है सा, मतलब ये नहीं आया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो खोज होने के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो फेल पड़ गया। जब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई तब तक तो ये नियम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई तो ये नियम फेल पड़ गया। दूसरी बात, जैसे जैसे और तत्वों की खोज हुई, खोज होने के बाद क्या हुआ, ये तो हल्के तत्व है, लाइट तत्व है ये, लेकिन जब भारी तत्वों की खोज हुई तो वो उसको एक समूहबद्ध नहीं कर पाए, तत्वों को समूहबद्ध नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी कमी थी। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तब ये नियम क्या हो गया, असफल हो गया, या इसकी कमी कह सकते हैं। तो इसकी कमी हम यही देख रहे हैं कि समूहबद्ध करने की प्रणाली सफल नहीं हो सकी क्योंकि परमाणु भार 40 से ऊपर वाले तत्व उपयुक्त आवर्तिता प्रदर्शित नहीं करते। आवर्तिता का मतलब होता है समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, या एक क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक गुण घटना या क्रमिक बढ़ना ये नहीं दर्शा रहा था। और दूसरी बात, अक्रिय गैसों की खोज जब हुई तो ये प्रणाली जो है वो लागू ही नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो भी असफल रहा। इसके बाद हम और भी आगे पढ़ेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए। धन्यवाद।